वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ बिल विच इज पेंडिंग। ठीक है, तो नाम क्या है इस बिल का? दैट इज भारतीय वायुयान विधेयक 2024। तो पहले नाम के ऊपर ही डिस्कशन कर लेते हैं। वायुयान, वायुयान में वायु वर्ड को तोड़ लीजिए और यान वर्ड को तोड़ लीजिए। वायु मीन्स एयर, ठीक है, यान मीन्स हमारा व्हीकल। तो ऐसा व्हीकल जो हवा में चलता है, हवा में चलता है। बेसिकली यहां पे हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट्स एंड यहां पे बात की जा रही है सिविल एविएशन की। ठीक है, तो डिफेंस की यहां पे बात नहीं की जा रही, सिर्फ सिविलियंस जिसमें या ट्रैवल कर रहे हैं या जिसमें फ्रेट लेके आगे इधर से उधर दिया जाता है, उसके साथ यहां पे डील करता है। ठीक है, विधेयक वर्ड का जब हम बात करते हैं, अगर हम हिंदी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट जनरली मीन्स अ बिल। ठीक है, कि ऐसा बिल जो कि एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट जो कि सिविल एविएशन के साथ डील कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे या तो अमेंडमेंट आई है या आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा बिल उसको रिप्लेस करेगा। तो दो चीजें हो सकती हैं। तो इसमें से मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ कि जो भारतीय वायुयान विधेयक है, ये जो बिल है, ये रिप्लेस करना चाहता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट ऑफ 1934। सो लेट्स गेट टू द इंट्रोडक्शन, जो कि इसके बारे में डिटेल में हमें बताने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भारतीय वायुयान विधेयक है 2024 का, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 31 जुलाई 2024 को। और ये जो बिल है, ये क्या सीख करता है कि रिप्लेस करे एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934, जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी एप्लीकेबल था। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर पूरी तरह से तो नहीं आप कह सकते हैं, कुछ कुछ प्रोविजंस जो हैं उसको ये मेजरली अगर मैं बताऊं, व्हेन आई वेंट थ्रू दिस एक्ट, या आप कह सकते हो इस बिल की भी अगर मैं बात करूं, तो मेजरली यहां पे एडिशंस ही की जा रही हैं। बट इसको अमेंडमेंट ना कोट करते हुए आप कह सकते हो कि जो हमारा एयरक्राफ्ट एक्ट है, इसको कंप्लीटली यहां पे रिप्लेस करेगा भारतीय वायुयान विधेयक। ठीक है, तो बेसिकली ये सिविल एविएशन सेक्टर के साथ डील करता है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं। तो अब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एक्ट था, दैट इज द एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934, ऑलरेडी इसके तहत 3 ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया गया था। वो कौन सी 3 स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज थी? सबसे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए जिसे बोला जाता है। उनका मेजरली काम क्या रहता है कि रेगुलेटरी फंक्शंस एंड ओवरसीइंग द सेफ्टी, ओवरसी कर रहा है सेफ्टी को। ठीक है, एंड रेगुलेशंस यहाँ पे कि किस तरीके से प्रोसेस चलेगा एयरक्राफ्ट्स के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे मेंटेन करते हैं हमारे डीजीसीए। दूसरी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसका सिक्योरिटी का मेजरली काम है कि सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट्स के ऊपर बेसिकली कैसे मेंटेन की जाएगी, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरा, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि अगर इन केस कोई भी एयरक्राफ्ट को लेकर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या रिसेंटली अगर हम न्यूज में देख रहे हैं तो बहुत रिपीटेडली एक पर्टिकुलर एयरलाइंस की प्लेन्स को बॉम्ब थ्रेट्स मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अगर कोई एयरक्राफ्ट में एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता। सो इन दैट केस ऑल्सो अब किसका काम रहेगा? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो ये 3 स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज जो है हमारा एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 ने एस्टैब्लिश किया। तो अब जो हमारे पास ये भारतीय वायुयान विधेयक है 2024 का, उसके अंदर ये तीनों के तीनों स्टैट्यूटरी बॉडीज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि ये एडिशंस की मेनली बात करता है नया जो बिल आया है हमारे पास। बट अब कहा क्या जा रहा है कि इसको रिप्लेस कर देगा एयरक्राफ्ट एक्ट को 1934 को, एंड कंप्लीटली एक नया एक्ट जो 2024 का है वो लाया जाएगा, इन केस अगर ये पास हो जाता है इस साल के अंदर। ठीक है, सो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपार्ट फ्रॉम दी स्टैट्यूटरी बॉडीज, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अब इन अथॉरिटीज को टाइमली डायरेक्शंस दे सकती है एज पर द एक्ट, जो कि ऑलरेडी इन पिक्चर है ऑलरेडी, जिसके अकॉर्डिंगली अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको रिव्यू ऑर्डर्स भी पास कर सकती थी इफ नेसेसरी, एंड अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एयरक्राफ्ट पे बॉम्ब थ्रेट है ना, बॉम्ब थ्रेट को लेकर अब यहाँ पे पैसेंजर्स की या पब्लिक इंटरेस्ट के केस में क्या हो सकता है कि या तो वो फ्लाइट डिले की जाएगी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हो सकता है वो फ्लाइट कैंसिल भी की जाए, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लगता है कि ये चीजें यहाँ इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसके अंदर का कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है या किसी तरह के रूल्स में या प्रोसीजर्स में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, वो चीज अब सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरव्यू करती थी वाया दिस एक्ट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आता है। ये जो बिल है अब हमारे पास भारतीय वायुयान विधेयक, ये बिल जो है इन सारी की सारी बातों को अपहोल्ड करता है।
ठीक है। मोस्टली अगर आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर यही चीज आपको ज्यादा देखने में मिलेगी, तो बहुत सिंपल सा एक्ट है। तो ये जितनी भी अभी चीजें बताई मैंने आपको, इस चीज को ये बिल विदहोल्ड करता है, अपहोल्ड करता है, नॉट विदहोल्ड, अपहोल्ड करता है। एंड इसके अलावा एक चीज और ऐड करता है, एंड एक प्रोविजन जो है उसको ऐड करता है, अंडर द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट ऑफ 1934 एक्ट, कि एग्री कर रहा है इस एक्ट के साथ, बट कुछ कुछ प्रोविजंस को यहां पर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के लिए ऐड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ देम बीइंग रेगुलेशन ऑन द डिजाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट, कि पहले के एक्ट के तहत, एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत, जो 1934 का एक्ट है, ये एक्ट ये स्पेसिफाई करता था कि एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, यूज एंड ऑपरेशन एंड ट्रेड के बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, कि एम्पावर ही इस एक्ट को उस तरीके से किया गया था कि जो डिसीजंस है वो इस हिसाब से लिए जा सकते थे विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, यूज, ऑपरेशन एंड ट्रेड। बट अब जो एक और चीज यहां पर ऐड कर दी गई है, दैट इज द डिजाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट, कि जो रेगुलेशन है वो अब डिजाइन के ऊपर भी यहां पर एप्लीकेबल रहेगी, कि अब हमारे पास जो नए एयरक्राफ्ट्स बनकर आएंगे, या जब से ये बिल एक्ट बनकर एप्लीकेबल होगा, उस टाइम से जो डिजाइन्स हैं उसका भी आप कह सकते हो एक तरह से उसके जो ओवरव्यू वाला पार्ट है, उसके आप कह सकते हो कि उसके सिक्योरिटी वाला रीजन भी हो सकता है, या जो प्रोविजंस वाला पार्ट है, या इवन रेगुलेशन वाला पार्ट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पर चला जाएगा रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ द एक्ट। ठीक है, अदरवाइज सिविल एविएशन वाले जो मिनिस्ट्री है वो थ्रू दिस एक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान रख सकती थी कि एयरक्राफ्ट कहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है, पोजेशन कहां पे किस हिसाब से लिया जाएगा, उसको यूज क्या होगा, ऑपरेशन किसके लिए होगा, और ट्रेड के पर्पसेस के लिए कौन से एयरक्राफ्ट यूज होंगे। बट अब जो डिजाइन है उसका भी यहां पर होल्ड लिए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, कि डिजाइन भी अब यहां पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में डायरेक्टली आएगा थ्रू दिस एक्ट। देन पावर्स टू मेक रूल्स, कि मेजरली अभी हमारे पास जो एक्ट है ऑफ 1934 वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है या अथॉरिटी देता है कि वो रूल्स बना सके कुछ कुछ ऐसे मैटर्स को लेकर। वन ऑफ देम बीइंग कि स्पेसिफाइड एक्टिविटीज जो हैं इन मैटर्स रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन या इंस्पेक्शन, कि किस तरीके से ये चीजें की जानी चाहिए, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है कि आप एक कोड एस्टैब्लिश करके दे दो, एक रेगुलेशन आप हमें दे दो कि लाइसेंसिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। अब ऐसा है ना कि हम भी जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर रहे हैं तो आता तो हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही है ना सारा कुछ, उसी चीज को यहाँ पर एप्लीकेट करके स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने रूल्स को अकॉर्डिंगली बनाती हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो है हमारे लाइसेंसेस बनते हैं। सिमिलर तरीके से अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि आपको अथॉरिटी दी गई है 1934 के एक्ट के थ्रू कि आप हमें बता दो कि लाइसेंसिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या क्या चीजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी चीज कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है, जिसमें वन ऑफ देम बीइंग द एटीसी है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनको लेकर यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को लेकर आपका क्या क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन या क्या कोड यहाँ पे एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ऑलरेडी। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑफ 1944। तो अब ये 1944 में, क्योंकि एक्ट तो 1934 में आ गया था, 1944 में बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 की जब बात होती है, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तो 44 में बेसिकली भी सी के बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट जब बन गए थे, उसके थ्रू बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, वन ऑफ देम बीइंग हिरोशिमा एंड नागासाकी, क्योंकि उस टाइम पे कोई हमारे पास एविएशन से रिलेटेड इतना स्ट्रिंजेंट कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जिस वजह से अब एक जो है एक्ट इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू लेके आया गया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन की जो हमारी 1944 की कन्वेंशन है, उसके बेसिस पे सर्टन लाइंस वर ले डाउन कि कितना हाइट पे कोई किस तरीके का एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, कितना उसके ऊपर क्या क्या चीजें बैजिंग रिक्वायर्ड होगी, क्या चीज है एयरलाइन का, जो अगर आप देखेंगे कोई भी एयरलाइन है उसको बहुत बड़े से लिखा जाता है, वन ऑफ देम बीइंग, है ना, ये भी एक रूल का स्टैंडर्ड कोड का एक पार्ट रहता है। सो इसी तरीके से ये इस चीज के बेसिस पे, या जो सिविल एविएशन की हमारी ट्रीटी थी 1944 की, इसके बेसिस पे क्या क्या डिसीजंस जो है, या उस कन्वेंशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रेगुलेशंस ऑथराइज करती है फॉर द एविएशन सेक्टर इन इंडिया, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट था। तो ये सारी चीजें तो है बिल के अंदर, नए बिल के अंदर रिटेन की जा रही हैं, बट एक प्रोविजन इसके अंदर और ऐड कर दी गई, दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है based on the radio telephone operator certificate and licenses under the International Telecommunications Convention। ठीक है, कि पहले अब जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कन्वेंशन भी हुई सिमिलर तरीके से, तो जो एटीसी वाला पार्ट आता है, तो जो टेलीफोन ऑपरेटर्स होते हैं, रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं,
उनकी अब किस तरीके की यहाँ पे आपस में बातचीत होनी चाहिए, किस तरह का उनका प्रोफेशनल एस्पेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दे दी गई। पहले पावर सिर्फ लाइसेंसिंग के ऊपर थी, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशन को एस्टैब्लिश करने की थी, एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसके ऊपर भी यहाँ पे रेगुलेशंस देनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट अब इस चीज को एक्सटेंड करते हुए रेडियो एंड कम्युनिकेशन के ऊपर भी लगा दिया गया, जो कि अब एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी जो है उसे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है वाया दिस बिल, जो अभी सिर्फ एक बिल है, एक्ट नहीं बना है, ठीक है। देन एपिलेट मैकेनिज्म, तो बेसिकली एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि पेनल्टीज लगाएं अगर कोई भी रूल जो है एस्टैब्लिश किया गया उसको तोड़ा गया हो, ठीक है। तो अब पहले ऐसा होता था कि जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने क्या कोड एस्टैब्लिश किया था कि कोई भी 3 ऑफ द अथॉरिटीज विच वी स्टडीड अर्लियर, जिसमें से DGCA थी, ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ आपको, DGCA थी, देन BCAS थी, देन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो था। इन तीनों के अगेंस्ट अगर कोई भी डिसीजन लेना था या कोई भी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाना था तो इनके ऊपर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की अथॉरिटी जो है वो एस्टैब्लिश की जानी थी ऑफिसर ऑफ एडजुडिकेशन के हिसाब से, ठीक है। ऑफिसर ऑफ एडजुडिकेशन कौन होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली अब अपॉइंट करती है, ठीक है, कि वो इंपोज करे पेनल्टीज के ऊपर कि ये सो एंड सो रूल जो है या कोड जो है ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। जो ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ एडजुडिकेशन, उनका रैंक क्या होना चाहिए था एज पर द एग्जिस्टिंग एक्ट, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अबव उनका रैंक एटलीस्ट होना चाहिए। तो अब जो डिसीजंस होंगे पहले अभी वाले एक्ट के अकॉर्डिंगली जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के, उसको अपील किया जा सकता था ऑन एन appellate ऑफिसर हु मस्ट बी हायर देन द रैंक ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। पहला मैटर, अब जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है अगर उनके अगेंस्ट कोई भी अपील करनी है तो वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से हायर रैंक वाला व्यक्ति, ठीक है, जो फर्स्ट इन अपील होगा उसको की जा सकती थी और उनका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग हुआ करता था। बट अब जो बिल है वो इस चीज को रिटेन करता है और एक नई चीज को ऐड करता है यहाँ पे कि एक सेकेंड अपील को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, यानी कि जो सेकेंड इन अपील विल बी द फर्स्ट एपिलेट ऑफिसर्स के अलावा सेकेंड एपिलेट ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, एंड द सेकंड एपिलेट ऑफिसर मस्ट बी एन ऑफिसर हायर देन द रैंक ऑफ द फर्स्ट एपिलेट ऑफिसर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऑफिसर ऑफ एडजुडिकेशन आएगा, जिनका रैंक डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अबव हो सकता है। उनके फर्स्ट इन अपील आएगा अपीलेट ऑफिसर, ठीक है, जिनका रैंक अब इससे भी हायर होना चाहिए एडजुडिकेशन वाले ऑफिसर के भी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से भी। अब जो थर्ड व्यक्ति है जो सेकंड इन अपील है, उनका रैंक जो है वो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर से भी हायर होना चाहिए एंड उनका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। बट व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ DGCA एंड BCAS, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल वाले केस की बात की जा रही थी, जो हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी जो है एक्सीडेंट से डील करती है, ये जनरली उनके केस में यहाँ पे ले डाउन किया गया है, ठीक है, क्योंकि अब एक्सीडेंट्स जो है उसके लिए में भी हो सकता है ना बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल हो, तो उनके लिए ये चीज मैटर करती है। बट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल, जिसमें DGCA और BCAS आता है, इन दैट केस बिल ने ये चीज ले डाउन की कि जो अपील है against an order of DGCA or BCAS will lie before the central government. So in this case adjudicating officer के बाद जो अपील है, ठीक है, वो किसके पास जाएगी, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, कोई और फर्दर अपील यहां पर अलाउ नहीं की जाएगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, ठीक है। क्योंकि अब हमने BCAS और DGCA का ये पढ़ा था ना कि जनरली ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से डील करते हैं, प्रोटोकॉल या वर्किंग से डील करते हैं, ठीक है। सो इस वजह से जो अब अपील जाएगी, फर्स्ट अपील ही यहाँ पर हमारे पास एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बाद किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी इन केस ऑफ DGCA एंड BCAS। व्हेन इट कम्स टू एक्सीडेंट्स, तो हमारा तो थर्ड हमारी जो बॉडी थी दैट वाज द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इनके केस में फर्स्ट एंड सेकंड अपील वाला जो प्रोविजन है यहाँ पे एक्ट जो है वो दिया गया है। जो सेकंड हमारे पास अपीलेट अथॉरिटी होगी उनका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। वेराज जब हम यहाँ पे DGCA एंड BCAS की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे अपील डायरेक्टली जाएगी, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इसका डिसीजन देके फाइनल अथॉरिटी होगी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी और बाइंडिंग होगा उनका ये डिसीजन। तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि क्या क्या चीजें नहीं ऐड की गई हैं, है ना, कुछ चीजों को यहाँ पे रिमूव नहीं किया गया है, एडिशन ही की गई हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज थी ये कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो मेजरली क्या क्या चीजें आएंगी, चेंजेस क्या क्या आएंगे, वो तो अब डिस्कशंस के बेसिस पे किस बेसिस पे चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर BPSC, अब सिंस आपका एग्जाम जो है वो फर्दर दिसंबर तक पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, सो आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर चुके हैं सभी चीजों की, है ना,
बट यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं एंड बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स चाहते हैं एंड 3 नहीं, यहाँ पे 5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पीडीएफ्स आर ऑलमोस्ट रेडी, वो भी अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो बिहार के कंटेंट लेक्चर आपको जीके के मिलेंगे फॉर 2024 जो भी आपका पेपर होना है। करंट अफेयर्स मिल रहे हैं जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स एंड 5 साल के सॉल्व प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज फॉर जनरल स्टडीज एज वेल एज सीसैट, क्योंकि पेपर एक भी होता है, ठीक है। 150 सवाल का आपका जो पेपर होता है, ये तीनों चीजें आपको दी जा रही हैं ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹1000। तो आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। पीवाईक्यूज का प्रॉब्लम भी यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे लॉन्ग टर्म आपको कमिटमेंट मिल जाए, तो इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, जो कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बीपीएससी के आपके हेल्प करेगा, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे, बिहार स्पेसिफिक लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स होंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी एंड बिहार स्पेसिफिक भी जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स एंड बिहार स्पेसिफिक कंटेंट की कंपाइलेशंस भी दी जा रही हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो एंड मेंस के लिए भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एंड रेलिवेंट पीवाईक्यूज की यहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड इन केस अगर आप इस बैच में हमारे साथ एनरोल होते हैं तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पे आप अपने मेंटर्स से भी मैसेजेस के थ्रू अपने डाउट्स को भी जो है वो करवा सकते हैं इजीली। जो जितना भी आपको इशू आ रहा है डाउट्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं, या अपने साथ में जितने भी पीयर ग्रुप वाले मेंबर होंगे उनसे भी सवाल पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹7499। तो इन केस कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कॉल अस एट 1800-8903-043 नंबर लिखा हुआ है, या आप मेल भी हमें कर सकते हैं cp.classes@gmail.com पे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।